हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज आपको एक डाटा शेयर करने वाला हूँ कि जिन भी लोगों का म्यूचुअल फंड के बारे में संशय रहता है कि यार यहाँ ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे कि नहीं। दोस्तों, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में आपको गर्व महसूस होगा और स्टॉक की भी पोल खोलने वाला हूँ। तो दोस्तों यार, बहुत सारे भाई लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। मैं हालांकि सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, और आप लोग लाइक वीडियो करते तो उसको मोटिवेशन मिलता है कि हम फ्री में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं और आप लोग फ्री में सर्विस ले रहे हैं। दोस्तों, आजकल बहुत सारी सर्विस पेड है। लोग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए लोग पैसा लेते हैं, तो वही सब चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करते थे। आप लोग अगर म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कोई भी प्रश्न रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए। जिन भी भाई बंधु ने, माताओं बहनों ने कमेंट किया, हमने सबका अच्छे से रिप्लाई किया है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक डाटा प्रस्तुत करने वाला हूँ। ज़्यादातर लोग अपना जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ करते हैं? या तो इक्विटी में करते हैं, या तो गोल्ड में करते हैं, या तो रियल इस्टेट में करते हैं। अब रियल इस्टेट के में देखिए, रियल इस्टेट में क्या होता है कि पंप एंड डंप वाला रिटर्न मिलता है। मौका मिला है, आपको समझ है रियल इस्टेट की, पैसा लगाइए, प्लाटिंग करिए, मार्केटिंग करिए, बेचिए, वो तो एक अलग की चीज़ होगी। लेकिन अब बचता है गोल्ड और इक्विटी में। दोस्तों, इक्विटी का एकदम सड़ा हुआ जो रिटर्न मिलता है ना, निफ्टी 50 का मिलता है। तो निफ्टी 50 का अगर 20 साल का रिटर्न देखा जाए कि 20 साल में एवरेज रिटर्न कितना मिला, तो निफ्टी 50 का 20 साल का एवरेज रिटर्न है 15.5% के आसपास। और 20 सालों में लगभग गोल्ड का भी रिटर्न है 15.5% फिर आप कहेंगे सर, जब गोल्ड और इक्विटी का रिटर्न सेम ही है निफ्टी 50 का, तो हम गोल्ड ही ना लें। तो दोस्तों, हमारे देश में माताओं और बहनों का फेमस जो पोर्टफोलियो होता है वो होता है गोल्ड। गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड आपके पास होता है, थोड़ा सा गुड फीलिंग आता है कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे पास है, और आप उसको दिखा भी सकते हैं। लेकिन अभी ये तो जो 15% का रिटर्न है गोल्ड का और इक्विटी का, ये तो निफ्टी का है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जाएं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनका रिटर्न निफ्टी 50 के रिटर्न से बहुत ही ज़्यादा रहता है। यहाँ तक कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न निफ्टी 50 ज़्यादा होता है। और दोस्तों, हम लोग तो निवेश करने वाले हैं स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में। अगर लार्ज कैप की ही बात किया जाए तो लार्ज कैप का रिटर्न अगर मार्केट देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप रिटर्न निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ तो मैंने 20 साल का डाटा दिया। अगर 20 साल आप स्मॉल कैप का डाटा देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सिर्फ अगर स्मॉल कैप का 3 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 40 से 45%, जो कि गोल्ड से बहुत ज़्यादा है। अगर आप 5 साल का भी देखेंगे तो 28 से 30%, जो कि गोल्ड से बहुत ज़्यादा है। अगर आप 10 सालों का देखेंगे तो 18 से 19%, जो कि गोल्ड से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड के क्या फ़ायदा। आपने देखा वहाँ का फ़ायदा स्थिर है, 15% ही है। अगर कोई इक्विटी के ईटीएफ में भी लगाए तो वो भी वहाँ 15% रिटर्न मिले। लेकिन जो हम लोग एक्टिव और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप समझदारी से, आपको समय तो देना ही है। अगर आपने स्मॉल कैप में पैसा लगाया, क्योंकि मैं 15 साल का डाटा बता रहा हूँ, तो रिटर्न कई गुना है। अब बहुत सारे लोगों को मन में ये संशय रहता है कि मार्केट, हिंदुस्तान के मार्केट, अभी उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की क्या ताकत है बताने वाला हूँ। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर दीजिए, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन डेली आपको यहाँ पे फ्री में मिलती रहेगी, आपके कमेंट का रिप्लाई भी मिलता रहेगा। दोस्तों, स्मॉल कैप की आपने देख लिया, 3 साल में 40-40, 45, कुछ तो स्मॉल कैप ऐसे हैं जो एक साल में 63% का रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, ये तो मार्केट निर्भर है ना। अब दोस्तों, उसी प्रकार मिड कैप पे देखा जाए तो 30-35% 3 साल में, फिर 5 साल में 20 से 22, इसी प्रकार से होता। तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न होता है स्मॉल कैप में। तो मैं कई बार बोलता हूँ आपको सभी कैप की कंपनियों को फ़ायदा लेना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल। लार्ज कैप में कम, क्योंकि टॉप 100 कंपनी, उसमें आप कम पैसा लगाइए, 15-20%। मिड कैप में 25-30%, बाकी सारा पैसा आप झोंक दीजिए
स्मॉल कैप में। अगर आपकी उम्र अभी कम है तो और ज़्यादा स्मॉल कैप में लगाए, छोड़ दीजिए उसको भी। लेकिन आपकी जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होगी तो आपको लार्ज कैप का बढ़ाते जाना है, मिड कैप का बढ़ाते जाना है, स्मॉल कैप को कम करते जाना है। क्योंकि स्मॉल कैप में काफ़ी अगर कम समय है आपके पास, है ना, 10 साल से कम समय है तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा बना रहता है। अब दोस्तों एक जो पोल खोलने की बात हमने कहा था स्टॉक्स वाले में, उसकी पोल का बहुत सारे टीवी चैनल हैं, बहुत सारे टीवी जहाँ पे स्टॉक्स के बारे में रिकमेंडेशन दिया जाता है। बड़े बड़े तोप जिनको लोग समझते बोलते हैं ये फलाने स्टॉक्स गुरु हैं, वो गुरु हैं यानी उनको बताया जाता है। ऐसे लोग करते क्या हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं स्टॉक्स में, आप उनको माफिया में बोलूँगा, वो लोग क्या करेंगे, पहले खुद जो कंपनियां हैं उनका स्टॉक जब नीचे है खरीद लेंगे, उसके बाद पैसा दे करके जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनसे टेलीग्राम पे और न्यूज़ चैनलों पे स्टॉक्स का रिकमेंडेशन दिलवाएंगे और छोटे छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर वो स्टॉक्स खरीदेंगे। जैसे उनका प्रॉफिट बुक होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे और आपको फिर लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों वहाँ से बढ़िया है कि आप म्यूचुअल, वहाँ फिर आपका प्रेशर स्टॉक्स में आपको रोज़ देखेंगे घटा बढ़ा, म्यूचुअल में पैसा डालिए। आपका काम जो आप दिमागी काम करेंगे ना वो काम यहाँ फंड मैनेजर करेगा और आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा। आप समय के साथ SIP को स्टेप अप करते जाइए, गिरावट हो तो लमसम करते जाइए। अब जिन भी भाई बंधुओं को संशय रहता है कि यार हिंदुस्तान का मार्केट तरक्की करेगा कि नहीं करेगा, उसको सुनिए। दोस्तों मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था कि G7 का मेंबर भारत नहीं है, लेकिन G7 में भारत को हर साल ही बुला लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों G7 में जो देश हैं, एकाकी देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, उन सब की इकोनॉमी भारत से ज़्यादा है और बाकी सब तो ऐसे फर्जी में ग्रुप बना हुआ है, जैसे जापान हो गया, इटली हो गया, सब तो छोटे मोटे देश हैं। ये इन सब देश को तो भारत वैसे ही पीछे छोड़ दिया है, तो इसलिए भारत को बुलाया जाता है। तो दोस्तों अब की बार जो G7 हुआ वहाँ पे हमारे देश के मोदी साहब भी गए, वहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले। अब डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ एक बचकाना सा बयान के दे दिया, उन्होंने कह दिया कि हम इसमें रूस को और चीन को भी शामिल कर लेना चाहिए, G9 बना देना चाहिए, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया दोस्तों। और वहाँ से वो कोई काम का बहाना दे करके अपने देश में चले गए और मोदी जी से भी नहीं मिले, बाकी देश के नेताओं से हमारे प्रधानमंत्री जी मिले। अब देखिए असली बात, देखिए घमंड कहाँ चूर किया हमारे देश ने दोस्तों। वो तो वहाँ से चले गए, मोदी से मिल नहीं पाए। फिर कनाडा अमेरिका तो आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना, तो उन्होंने फिर मोदी को आधे घंटे ज़्यादा लगभग 35 मिनट बात हुई, फिर बहुत समझाया कि आप जब कनाडा आए हैं तो हमारे अमेरिका में भी आइए। दोस्तों बहुत बड़ा देशों का सपना माना जाता है कि अमेरिका उनको अपने देश में मेहमान की तरह बुलाए, लेकिन पता क्या हुआ, भारत की तरफ से, मोदी जी की तरफ से वो ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया गया। बोला गया नहीं नहीं, हम ऐसे ही नहीं आ सकते हैं आपके, हमारे बहुत सारे और शेड्यूल हैं, वहाँ जाना पड़ेगा हमको। और उनकी जला दी है, जिसे बोलते हैं ना, क्यों जली ना। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमारे देश के जो विदेश के प्रवक्ता हैं मिस्री साहब, वो तो आ करके लोगों को बताया कि जो भी भारत अमेरिका क्लेम करता, डोनाल्ड ट्रंप खुद क्लेम करते कि हमने सीज फायर, बोला इस प्रकार का कोई सीज फायर अमेरिका ने नहीं करवाया ना, तो कोई। फिर अमेरिका ने धमकाया कि हमने पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को ट्रेड डील के बारे में लालच दिया, इससे सीज फायर हुआ। भारत ने इसको भी सीरियस खारिज किया और यहाँ तक कि कह दिया कि पाकिस्तान की तरफ से ही अप्रोच आए कि प्लीज़ आप ये जो ऑपरेशन आप चला रहे हैं इसको रोक दीजिए, तब भारत ने इसको रोका। अब दोस्तों इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, हिंदुस्तान अब वो पावर बन रहा है जो लोगों को मुंह पे मना करता है ना। वो चाहता है कि अब अमेरिका के लोग ही डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे रहे हैं कि तुम हर देश से हमारा रिश्ता ख़त्म कर रहे हो, भारत से रिश्ता बनाने के लिए हमारे कितने सारे राष्ट्रपतियों ने मेहनत किया, उसको तुम पानी फेर रहे हो। दोस्तों हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है। कंजम्पशन, भाई आप मान लीजिए आपकी साबुन की फैक्ट्री, आपने 1 करोड़ साबुन बना लिया, पैसा कहाँ से आएगा? जो आपका लोग साबुन खरीदेंगे तब ना आपके पास पैसा आएगा। तो हिंदुस्तान सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ यहाँ हर चीज़ का इतना ज़्यादा कंजम्पशन, हर देश की कंपनी भारत में इंटरेस्टेड है। और ऊपर से देखिए बड़ी बड़े लोग हैं, जैसे यूरोप के हो गए, बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अब उनको अपने पैसे को बढ़ाना है तो किसी न किसी बिजनेस में लगाएंगे। तो अगर वहीं पे कोई फैक्ट्री डालेंगे तो उनको वहीं की लेबर लगाएंगे, सब कुछ वहाँ महंगा, तो उनको फ़ायदा ही नहीं होगा। सारे लोग भारत में आ रहे क्योंकि इस समय भारत की जो लेबर है स्किल्ड लेबर,
सबसे सस्ता पहले चीन में था, तो चीन मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया, बहुत सारा फायदा हुआ। फिर वियतनाम हुआ। दोस्तों इस समय भारत में स्किल्ड लेबर सबसे सस्ती है पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया की कंपनियां भारत में आ रही हैं। मैंने कई बार बताया है कि इस समय हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। डिजिटल पेमेंट में इंडिया वर्ल्ड लीडर है। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, चेनाब ब्रिज बना दिया वहाँ कश्मीर में, आप देखेंगे। तो दोस्तों भारत अब टेक्नोलॉजी में भी बढ़ रहा है। दोस्तों हिंदुस्तान का विजन है कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो जब हमारा 2047 होगा, जबकि 2047 आने में कितना ही टाइम है भाई, 2025 खत्म होना, 26 आ जाएगा, 2047 कितना, ये जो आखिरी का 20 से 22 साल का टाइम है, इसमें पूरा देश ये विजन लेके चल रहा है कि हमको डेवलपिंग यानी विकासशील देश से विकसित देश बनना है, यानी डेवलप्ड कंट्री बनना है। अब विकसित देश का क्या मतलब है कि किसी चीज़ के लिए छीना झपटी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश में इतनी सारी ट्रेनें चलने के बावजूद लोगों को इतनी सारी दिक्कतें होती हैं। अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे प्लेन चलेंगे, बहुत सारे ट्रेन चलेंगे, बहुत सारे हाईवे बनेंगे, बहुत सारे सड़क, रोड, नेटवर्क, दुनिया भर का काम हिंदुस्तान में होना है। यानी हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इस प्रकार का चीज़ आपको अपने आसपास ही इस 5-10 सालों में देखने को मिलेगा। कहाँ नया हाईवे बन गया, कहाँ नया पुल बन गया। दोस्तों यही तो हमारे देश का विकास है। इसी से तो हमारे कितने सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, सिर्फ मालवाहक का काम करेगा ट्रेनें में। डबल डेकर ट्रेनें चलाई जा रही हैं, पूरे भारत में सारे बंदरगाह को आपस में जोड़ा जा रहा है। इससे क्या होगा कि हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो इसमें आप देखेंगे भारत के डिफेंस की डिमांड कितनी ज़्यादा हो गई। टर्की के ड्रोन आए थे भारत को हिट करने, एक भी ड्रोन हिट नहीं कर पाए। भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस में जाकर के कड़ा जवाब दिए कि हम जो कब्जा किया है ना साइप्रस का हिस्सा उत्तरी टर्की, उसको बोले कि हम एक साइप्रस की बात करते हैं, यानी टर्की की दबी हुई नस्लवादी है। दोस्तों भारत अब लोगों को मुंह पे खुला मना कर रहा है। भारत के पास इतनी बड़ी मार्केट है, जो देश भारत के पक्ष में आएगा, भारत उसके लिए अपने मार्केट के द्वार खोल देगा, और जो तनिक भी ना अनुकूल करेगा ना, उसके लिए मार्केट के द्वार बंद हो जाएगा। दोस्तों चीन के साथ भी इस समय भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जो भी फार्मास्यूटिकल वाले आइटम आते हैं वो सब चीन से आते हैं। इसीलिए भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बना करके पूरा यूरोप, अमेरिका बेचता है। तो भारत हर चीज़ में लगातार ग्रो कर रहा है। भारत धीरे धीरे एक्सपोर्टर बन रहा है। अभी तक तो हम लोग सब कुछ इंपोर्ट करते थे, और जैसे जैसे हम लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे हम लोगों का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, हम लोग दुनिया में ताकतवर बनेंगे, है ना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसकी भी लिए हम सोचते हैं कि चीज़ों को जल्दी ही समाहित कर पाएँ, लेकिन दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आपको पूरी बात स्पष्ट तरीके से पता चले। तो बहुत सारे पुराने साथी हमारे जो वीडियो को लाइक करते, पूरा वीडियो देखते हैं, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए हमको। हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारी, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी जानकारी है फ्री में। देखिए इसकी कोई कास्ट तो है नहीं, बाकी जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, अब मार्केट में निकलने की गलती तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने आपको 20 साल वाला डाटा बता दिया। लंबे समय में म्यूचुअल फंड ही फाइटर है, स्मॉल कैप ही फाइटर है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।